नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कार्ल मार्क्स द्वारा जो अपनी पद्धति प्रयोग में ली, उसमें समाजवाद या साम्यवाद के बारे में जो विचार है वह समेकित रूप से इनके सारे विचारों का एक विस्तृत रूप है। चाहे वह आर्थिक व्याख्या हो इतिहास की, चाहे वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, वर्ग संघर्ष की बात हो, प्रजातंत्र धर्म राष्ट्रवाद के बारे में भी विचार हो। धर्म को जैसे कार्ल मार्क्स अफीम का रूप देते हैं, जिसे प्रजातांत्रिक संस्थाओं को धनिकों की संस्था के रूप में भी उपहास करते हुए कहा जाता है। श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, और मार्क्स धर्म को जनता की अफीम, ओपियम ऑफ द पीपुल की संज्ञा भी देते हैं। तो ये सारे विचार जो भी हैं, इनका मूल एकमात्र जो तात्विक उद्देश्य है वह है एक ऐसे समाजवाद की स्थापना करना कि जिसमें व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति हो जीवन चलाने के लिए, और उससे अधिक नहीं हो। संग्रहण की बात यहाँ नहीं पर कही गई है कि जिसमें व्यक्ति संग्रहण करे आगामी भविष्य के लिए, आवश्यकता के अनुसार उसको उसके जीवन की रक्षा के लिए, जीवन यापन के लिए जो वांछित आवश्यकताएं होती हैं उनकी आपूर्ति करना। ये मूल रूप से कार्ल मार्क्स के, उसको मार्क्सवाद के रूप में कहा जाए, या एक समाजवाद के रूप में कहा जाए, या फिर एक विशुद्ध साम्यवाद की स्थिति में कहा जाए। ये सारी चीज़ें, साम्यवादी जब घोषणा पत्र की बात आती है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें इन्होंने एंजल्स ने लिखा भी है कि साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक उन्मूलन करके ही की जा सकती है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति से कांपता है तो उसे कांपने दो। श्रमिकों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त होने के लिए और कुछ भी नहीं है, और जीतने के लिए उनके पास सारा विश्व पड़ा है। यानी यहाँ ये जो इन्होंने उदाहरण दिया है, कोटेशन दिया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है कि श्रमिक वर्ग है, उसके अगर आक्रामक स्वरूप से अगर सिंहासन हिलता है, या वह सत्ता जो स्थापित है वह हिलती है या कांपती है, उसको भय लगता है, तो वह भले ही उससे अपदस्थ हो जाए, स्वाभाविक तौर से अपनी इच्छा से, तो मानते हैं कार्ल मार्क्स अपने विचारों की दृष्टि से वह स्थिति अच्छी होगी। जबकि इसके विरोध स्वरूप जब स्थिति पैदा श्रमिकों द्वारा की जाएगी, श्रमिक जब क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान करेंगे, तो अपने जीवन को दांव पर लगा करके उनके पास आज प्राप्ति के लिए पूरा विश्व पड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास खोने के लिए उस क्रांति में अगर उनका कुछ खोता है, या वो कुछ भी उसमें लूज करते हैं, कुछ उसमें से उनके लिए क्षय होगा, उनका जैसे कुछ नुकसान होगा, तो नुकसान मात्र इतना है कि वे उसमें अपनी बेड़ियों को, जिन बेड़ियों को पूरी तरह से पूंजीपतियों द्वारा बना के रखा है, उन बेड़ियों में उलझा के रखा है, उन बेड़ियों में बांध के रखा है, उन जंजीरों में, उन जंजीरों को तोड़ने के अलावा, उनको फेंकने के अलावा श्रमिक वर्ग के पास कुछ भी नहीं है। वो फेंकने होंगे और उसके प्रतिफल में पूरी दुनिया उनको जीतनी होगी। ये जो सैद्धांतिक दृष्टि है वो पूरी तरह से मार्क्सवादी विचार को एक स्पष्ट स्वरूप प्रदान करती है। साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट लीग नाम की जो पार्टी या घोषणा पत्र था, 1864 में उनके प्रयत्नों से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। श्रमिक वर्ग के द्वारा चेतना जागृत कर और विशाल संगठनों की स्थापना कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चलाया जाना चाहिए, ये इनका उद्देश्य रहा है।
यानी एक ऐसे साम्यवाद की स्थापना करना जो किसी भी वर्ग संघर्ष से प्राप्त हो और उसमें जो अवस्था प्राप्त होगी, संवाद की स्थिति प्राप्त होगी, वो पूरी तरह से किसी भी तरह की लाग लपेट या किसी भी भेदभाव से प्रभावित नहीं होगी। पूरी तरह से वह स्वतंत्र होंगे और अपने अपने कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे। श्रमिक वर्गों की जो स्थिति है, आंदोलन है, उनके द्वारा पूंजीपतियों की व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और उनके विरुद्ध अंतिम संघर्ष के लिए तैयार रहना, श्रमिक क्रांति की सफलता के लिए मार्क्स का जो निर्देश है वह मूल रूप से एक ऐसे श्रमिक समाज को उत्पन्न करता है जो कि उस वर्ग को संघर्ष के माध्यम से उस वर्ग को एक ऐसे स्वरूप की ओर ले जाएगा, प्रयत्न करेगा कि जिससे एक व्यवहारिक स्थिति को वो बना सकेंगे और वह ऐसी स्थिति होगी, एक ऐसा परिचय होगा कि जिसमें उन श्रमिकों का ही बोलबाला रहेगा, जिसे कि अधिनायकवाद की स्थिति, श्रमिक सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद का भी, हालांकि उसकी आलोचना भी की गई है, लेकिन विचारक के विचार हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैसे सम्मेलन हुआ 1872 में, उसमें कार्ल मार्क्स ने कहा था, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि विभिन्न देशों की संस्थाओं, आचार विचार, रुचियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि इंग्लैंड और अमेरिका की तरह के ऐसे देश हैं, और यदि मैं आपकी व्यवस्था को अच्छी तरह समझता तो मैं हॉलैंड को भी इसमें सम्मिलित कर लेता, जहाँ के श्रमिक शांतिपूर्ण तरीकों से उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। देखो, हॉलैंड की यहाँ पर तारीफ की गई है, जबकि इंग्लैंड और अमेरिका को इस बात से दूर रखा गया है कि हॉलैंड की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से श्रमिक वर्ग को संपोषण प्रदान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करती है, हॉलैंड की जो व्यवस्था है उसकी उन्होंने तारीफ की है, और श्रमिक वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन को या जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी उनको कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन चाहते थे वो सभी देशों में इस तरह की स्थिति पैदा हो, यानी श्रमिक वर्ग सारे देशों में अपने अपने अस्तित्व को अपने जीवन में एक ऐसे पायदान पर ले जाने का प्रयास करें जिससे कि वह अपने कल्याण को और विश्व के कल्याण को एक अग्रिम स्वरूप प्रदान कर सकें। मार्क्स ने अपने शब्दों में कहा है कि बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाले प्रत्येक पुराने समाज की दाई है। इस तरह का इनका ये विचार है। अब हम मार्क्स की देन की बात करते हैं कि उनकी क्या देन रही है, उसको भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन किया गया है इनके द्वारा, जिसको हम वैज्ञानिक प्रबंध बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से, कि इनका जो समाजवाद होगा, सोशल मैनेजमेंट, वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा। मार्क्स प्रथम समाजवादी नहीं थे, और मार्क्स के पूर्व में रॉबर्ट ओवन, एफ मॉरिस, जॉन्स किंगले, हॉल, प्रूडहॉम, सेंट साइमन आदि विचारक हुए, किंतु इन लेखकों द्वारा प्रतिपादित समाज प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मूर की यूटोपिया की भांति काल्पनिक था, किंतु मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा होकर विधिवत रूप से प्रस्तुत एक व्यवहारिक दर्शन है। इस प्रकार समाजवाद और वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय मार्क्स को ही आता है। यानी वो समाजवाद जो पूर्वावस्था के हैं उनमें कहीं पर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाहित नहीं किया गया। वैज्ञानिकता का यहाँ स्वरूप दिखाने की जो मूल भावना या शोध पद्धति है, उसमें हम देखते हैं कि कोई भी प्रायोगिक पद्धति है उसमें हम लैब में उसको बैठ कर के